हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूनिट 5 हिंदी कविता जो हमारी दी हुई है नेट में, उसी में आज हम सुमित्रानंदन पंत की जो हमारी 3 कविताएं लगी हुई हैं हमारी यूजीसी नेट के सिलेबस में, उनमें पहली कविता है हमारी कि द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र और परिवर्तन और प्रथम रश्मि। ये 3 शीर्षकों के नाम से हमारी कविताएं लगी हुई हैं सुमित्रानंदन पंत की। तो आइए आज हम इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं कविताओं का मूल पाठ व तत्परक अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। दोस्तों, अगर हम सुमित्रानंदन पंत की कविताओं की बात करें तो उससे पहले हम सुमित्रानंदन पंत के बारे में कुछ जानकारी देखेंगे। तो पहले कवि के बारे में ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि आजकल क्वेश्चन एनटीए इसी प्रकार से पूछता है, या तो वो लेखक के बारे में पूछेगा, लेखक के बारे में साथ साथ उसमें वो जो उसकी विधा लगी हुई है उससे क्वेश्चन लेगा। क्योंकि आजकल आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें वो 4 ऑप्शन देता है, जिनमें से लेखक के बारे में भी पूछता है और कविताओं के बारे में भी पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर हम सुमित्रानंदन पंत की बात करें तो सुमित्रानंदन पंत दोस्तों छायावाद के कवि हैं। ये तो आपको पता ही होगा। छायावाद के जो 4 स्तंभ माने जाते हैं, प्रसाद, निराला, महादेवी और सुमित्रानंद पंत। ठीक है दोस्तों, तो सुमित्रानंद पंत हमारे छायावाद के पंथ में आते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध छायावाद से है। छायावाद के साथ साथ देखें तो इनका बचपन का नाम था गोसाई दत्त। ठीक है, यानी सुमित्रानंद पंत के बचपन का नाम क्या था, तो वो गोसाई दत्त था। फिर इन्होंने अपने 15 वर्ष की अवस्था में ये नाम अपना खुद ही रख लिया था, सुमित्रानंदन पंत। यानी इन्होंने अपने 15 वर्ष की उम्र में सुमित्रानंदन पंत अपना नाम रख लिया था। अब दोस्तों बात करें उनकी पहली कविता की, तो उनकी पहली कविता है गिरजे का घंटा। ठीक है दोस्तों, इनकी सुमित्रानंद पंत की पहली कविता कौन सी है, तो वो गिरजे का घंटा है, जो उन्होंने 1916 ईस्वी में लिखी थी। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अगर इनके उपनाम की बात करें हिंदी साहित्य में, तो इन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है पंत जी को। ठीक है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत जी ने एक पत्रिका का संपादन किया था, जिसे रूपा के नाम से जाना जाता है। यानी रूपा पत्रिका का संपादन किसने किया, तो वो हमारे सुमित्रानंदन पंत जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे। तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं को देखना। दोस्तों ये इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है इन चीज़ों से कि ये कौन सी विधा के लेखक हैं और इनकी रचनाएं, इनके क्रम पूछ देगा आपको। तो ये दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। और दोस्तों समय ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम बाद में याद कर लेंगे, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। साथ के साथ याद करते चलिए। तो देखिए दोस्तों, इनकी पहली कविता है, इनका जो पहला काव्य संग्रह है, पहली कविता की किताब है, वह है ग्रंथि नाम से, जो 1920 में प्रकाशित हुई। फिर हमारी पल्लव है, जिसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ। इसे प्रकृति का चित्रशाला भी कहते हैं। यानी दोस्तों ये जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर ध्यान रखना, पल्लव 1926 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। पल्लव को ही प्रकृति की चित्रशाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारी वीणा, जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ। इसमें कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी अगर आप वीणा की कविताओं की बात करेंगे तो इसमें सुमित्रानंद पंत जी ने स्वयं को बालिका के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर है हमारी गुंजन, इसका प्रकाशन वर्ष 1932 है। फिर हमारी युगांत है, जो 1936 में, जो छायावाद के अंत का घोषणा पत्र भी मानी जाती है। यानी 1936 में, अगर आपको जो हमारा छायावाद है उसका समयकाल पता हो, तो छायाकाल का समयकाल है 1918 से 1936। तो जैसे ही 1936 आया, तो इनकी जो युगांत नाम से एक कविता संग्रह प्रकाशन हुआ, जिसे छायावाद का अंत का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वो युगांत है। फिर हमारी युगवाणी है। युगवाणी 1939 में प्रकाशित हुई। इसे दोस्तों प्रगतिवाद, जो युगवाणी है, इसे हम प्रगतिवाद का प्रवेश मानते हैं। ठीक है दोस्तों, युगवाणी को प्रगतिवाद का प्रवेश मानते हैं। फिर है हमारी ग्राम्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। फिर हमारी स्वर्ण किरण, जिसका प्रकाशन वर्ष 1947। स्वर्ण धूल, इसका भी प्रकाशन वर्ष 1947। फिर है हमारी युगांतर, युगांतर का प्रकाशन वर्ष है 1948। ठीक है दोस्तों, फिर हमारी युगपथ है, इसका प्रकाशन वर्ष 1949 है। फिर है हमारी उत्तरा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1949। उत्तरा के बाद फिर है हमारी राजशिखर 1952, बाणी 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959। ये दोस्तों इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखना। कला और बूढ़ा चांद, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 है।
पुरुषोत्तम राम 1967, लोकायतन गांधी जी के जीवन पर आधारित। लोकायतन भी दोस्तों ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोकायतन समतानंदन पंत जी की है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1964 है और ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट है हमारी सत्यकाम, जिसका प्रकाशन वर्ष 1975 है। फिर अंत में है हमारी चिदम्बरा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। इसमें श्रेष्ठ कविताओं का संकलन किया, यानी पंत जी ने अपनी जो अंत में जो चिदम्बरा नाम से जो उनका काव्य संग्रह आया, इसमें उन्होंने जो उनकी श्रेष्ठ कविताएं हैं उनका संकलन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने थोड़ा संक्षिप्त परिचय लेखक के बारे में जाना, जो लेखक से जुड़ी हुई बातें थी। अब हम आते हैं जो हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में जो पहली कविता लगी हुई है सुमित्रानंदन पंत जी की, वो है हमारी द्रुत झरो जगड़ के जीर्ण पत्र, जो जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। ध्यान रखना दोस्तों, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1934 है और ये युगांत कविता संग्रह में संकलित है। ठीक है दोस्तों, युगांत में संकलित है और युगांत का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो वो है 1936। ठीक है दोस्तों, अब हम द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र की बात करें तो इस कविता का विषय है, ध्यान देना, कि पुरानी परंपरा में सुधार कर नई परंपरा की ओर बढ़ने का आग्रह है। यानी इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो जो पुरानी परंपरा में सुधार करके जो नई परंपरा की ओर बढ़ने का आग्रह करता है, तो वो इसमें दिया हुआ है। अगर इसमें केंद्र की बात करें तो उन्होंने इस प्रतीक क्या लिया हुआ है, तो उसमें एक सूखा पुराना पत्ता है, उसी को केंद्र में रखकर वो अपनी बात कहते हैं। ठीक है, कविता में चित्र भाषा का भी प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कविता पर। तो कविता देखिए, कविता है हमारी कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे शस्त सीर्ण हे शुष्क ध्वस्त, हिम पीत ताप मदवात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन, निष्प्राण विगत मृत बेहंग युग, जड़ नीण शब्द ओ श्वासहीन, च्युत अस्ते तुम व्यस्त पंखो, झरझर अनंत में हो विलीन, कंकाल जग में फैले फिर नवल रुधिर रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली, बंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पिक मतवाली, निज अमर प्रणय स्वयं मदिरा से बरधे फिर नवयुग की प्याली। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी दुरुस्त झरो जगड़ के नीलपत कविता है। दोस्तों इसमें आप ये दोनों लाइन ध्यान रखना, ये दो लाइन इंपॉर्टेंट हैं, इसकी पूछ दे सकता है कि कंकाल जाल जग में फैले फिर नवल रुधिर पल्लव लाली। यहाँ पर जो रुधिर पल्लव लाली है, इसका मतलब है दोस्तों, अगर आपने पत्तों को देखा हो तो जब पत्तों की कोपलें फूटती हैं, यानी जो नए पत्ते आते हैं, तो नए पत्ते रुधिर जैसे लाल, बिल्कुल लाल पत्ते होते हैं, तो उसी को उन्होंने बोला है कि रुधिर पल्लव लाली, यानी नए पत्ते। ठीक है दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, इस कविता के माध्यम से पंत जी ने जो हमारी पुरानी परंपरा है उसी में सुधार करके नई परंपरा की ओर बढ़ने का आग्रह किया है। इसमें केंद्र किसको रखा है, तो पुराना सूखा पत्ता रखा हुआ है, चित्र भाषा का भी प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, ये इस कविता से जुड़े हुए तथ्य हैं, आप जरूर ध्यान रखना। इसका प्रकाशन वर्ष दुरुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934, युगांत में संकलन हुआ है इसका, 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं पंत जी की नेक्स्ट कविता पर। तो नेक्स्ट कविता देखिए, अब हम नेक्स्ट कविता की बात करें तो नेक्स्ट कविता है हमारी, वो है परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन कविता है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1926। परिवर्तन कविता का प्रकाशन वर्ष 1926 है और इसका जो संकलन हुआ है वो पल्लव में हुआ है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1924 है। ये दोस्तों एक बार देखना पड़ेगा, शायद ये गलत है, देखते हैं। और अगर हम पल्लव की बात करें तो पल्लव में 32 कविताओं का संकलन है। ठीक है दोस्तों, पल्लव में कितनी कविताओं का संकलन है, तो 32 कविताओं का संकलन किया गया है पल्लव में। साथ ही जो पल्लव का अर्थ है दोस्तों, वो तो पल्लव का अर्थ क्या है, वो है नए व कोमल पत्ते। अगर आप बात करें सुमित्रानंद पंत जी की, तो इन्हें छायावाद में और साथ ही इन्हें प्रकृतिवादी प्रेमी भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है। तो पल्लव की बात करें तो पल्लव का मतलब है नए व पुराने पत्ते, जिससे छायावाद का घोषणा पत्र भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहते हैं, तो वह है पल्लव। ठीक है दोस्तों, और छायावाद के अंत की घोषणा का पत्र कैसे कहते हैं, तो वो हमने देखी अभी, युगांत थी। ठीक है, और अगर हम जो हमारी परिवर्तन कविता है इसके विषय की बात करें तो इसका विषय है जगत में परिवर्तन सत्य है। ठीक है दोस्तों, ये कविता 32 खंडों में कविता है, ये जरूर ध्यान रखना, 32 खंडों में इस कविता इन्होंने लिखी हुई है।
अब हम आगे देखें कविता को। तो दोस्तों ये एक लंबी कविता है, इसको पूरा पाठ करने से भी कोई इतना लाभ नहीं है। जो कविता के बारे में तथ्य हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही चलो हम एक दो भाग देखते हैं। पहला भाग की हम बात करें कि आज कहाँ वह पूर्ण पुरातन वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत जाल छवि, ज्योत चुंबित जगती का भाल, रास रास विकसित वसुधा का वह यौवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसार, प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, स्वर्ण बिहार भृंगों के गंध गूंज उठते थे बारंबार, सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न मार सुंदरता थी सुख सिद्ध और सिद्ध अपार, अय विश्व का अय विश्व का स्वर्ण स्वप्न संसत का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा पात भूमरण। दोस्तों यहाँ तक हमारा पहला भाग हो चुका है। तो दोस्तों इस कविता को पूरा पढ़ना है आप तो पढ़ लीजिए, आपको वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी ये पीडीएफ, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब हम उनकी नेक्स्ट कविता की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम नेक्स्ट कविता की बात करें तो वह है हमारी प्रथम रश्मि। अगर हम प्रथम रश्मि की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1919 है, और जो बीड़ा में इसका संकलन हुआ है वो हुआ 1927 में। यानी जो उनका बीड़ा काव्य संग्रह है उसका प्रकाशन वर्ष 1927 है, और हमारी जो प्रथम रश्मि कविता है इसका प्रकाशन वर्ष 1919 है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट कविता है, इनकी जरूर आप देखिए। तो ये छायावाद की प्रारंभिक कविता है, चिड़िया को संबोधन है, यानी इस कविता में उन्होंने चिड़िया को संबोधन किया है। नामवर सिंह ने छायावाद में प्रथम रस्म अध्याय भी लिखा है, यानी जो नामवर सिंह की पुस्तक है छायावाद, तो छायावाद में उन्होंने जो प्रथम रश्मि कविता है उसको स्थान दिया हुआ है, यानी इस नाम से उन्होंने एक अध्याय भी लिखा हुआ है। तो आप जरूर ध्यान रखना, ये कविता इम्पोर्टेंट है। बाल सुलभ की जिज्ञासा, यानी इसमें जो बाल सुलभ की जिज्ञासा है उसी को कवि ने चिड़िया से सवाल पूछे हैं। और हम चिड़िया की बात करें तो उन्होंने चिड़िया को 6 नामों से इस कविता में पुकारा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर PYQ उठा के देखेंगे तो उसमें ये प्रश्न आया हुआ है कि उन्होंने चिड़िया को किस नाम से नहीं पुकारा। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और उनमें एक ऑप्शन अलग था। ठीक है दोस्तों, तो चिड़िया को उन्होंने नाम से पुकारा है, एक रंगिनी नाम से पुकारा है, बाल बेहंगिनी नाम से पुकारा है, फिर तरु बासुनी नाम से पुकारा है, फिर अंतर्यामिनी नाम से पुकारा है, फिर बहुदर्शिनी, फिर नवचारिणी। ठीक है दोस्तों, इन नामों से उन्होंने पुकारा है। अब हम बात करें अपनी कविता की, तो वो कविता चिड़िया से पूछते हुए कहते हैं कि प्रथम रस्म का आना रंगिनी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना, सोई थी स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर, ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी से जुगनू नाना। ठीक है दोस्तों, यानी कविता की भाषा ये तो सरल है, आपको समझ भी आ रही होगी। यानी प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, यहाँ प्रथम रश्मि यानी जब सूर्य उगता है तो उसकी जो पहली किरण होती है उसी को उन्होंने प्रथम रश्मि बोला है। रश्मि माने किरण होती है, तो उसी से कहते हैं कि जब पहली किरण आई होगी, वो चिड़िया से कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कि जब पहली किरण आई होगी तो तूने उसे कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने वह गाना। यानी और जो तू स्वः स्वः गाने गाती है वो तूने कहाँ से सीखे हैं, कहाँ से उनको तूने पाया है। सोई थी स्वप्न नीड़ में, यानी तू अपने नीड़ यानी घोंसले में जब सोई थी स्वप्नों में, तो पंखों के सुख में छिपकर ऊँग रहे थे घूम द्वार पर, प्रहरी जुगनू से नाना। यानी जब तू सोई हुई थी अपनी नीड़ में तो तेरे पहरे पर जुगनू नाना घूम रहे थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें। शशि उतर कर केड़ों से उतर, भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृदमुख, सिखा रहे थे मुस्काना। यानी जब तू सोई हुई थी रात में तो शशि उतर केड़ों से उतर, यानी शशि यहाँ चंद्रमा को कहा गया है, यानी चंद्रमा की किरणें उतर कर, चंद्रमा उतर कर तेरे पास भू पर यानी पृथ्वी पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों का मृद सुख, सिखा रहे थे मुस्काना। और जो नवल कलियाँ यानी जो किसी पेड़ की जो नई पत्तियाँ होती हैं, कलियाँ होती हैं, उनसे तुझे मुस्कुराना सिखा रहे थे। फिर है स्नेहहीन तारों के दीपक, श्वास शून्य थे तरु के पात, विचल रहे थे स्वप्न अवन में, तमने था मंडप ताना, कूक उठी सहसा तरुवासनी, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिनी, बतलाया उसका आना।
ठीक है दोस्तों, तो सरल कविता है। मुख्य रूप से जो कविता से तथ्य जुड़े हुए थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये आप तथ्य जरूर ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आज हमने इसमें स्वतंत्रानंद पंत जी की कविता करी। अब हम नेक्स्ट डेली आपको एक वीडियो लेक्चर ऐसा मिलेगा जिसमें एक कवि को हम उठाया करेंगे, उसकी कविताएं देखा करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कृपया आप मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको कोई कमी लगे या कोई परिवर्तन करना आपको लग रहा हो कि ये परिवर्तन किया जा सकता है, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही दोस्तों आप हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।